मापन के इस 8वें लेक्चर में हम यहाँ पे जानेंगे, त्रुटियों के सामान्य प्रकार को जानने की कोशिश करेंगे। त्रुटियाँ क्यों होती हैं, उसकी वजह यहाँ पे दी गई है कि किसी भी भौतिक राशि का जो शुद्ध मापन है वो संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द करेक्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भौतिक राशि को हम यथार्थ रूप से उसकी माप सही नहीं ज्ञात कर सकते, उसकी करेक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। उसकी वजह हम यहाँ पे आपको 7वें लेक्चर में बता चुके हैं कि कोई भी वजह हो सकती है कि हम किसी भी भौतिक राशि का शुद्ध मापन क्यों नहीं कर सकते। उसकी हमने आपको 4 वजह बताई थी। एक हमने आपको बताया था कि जो आपके मेजरमेंट का तरीका है वो सही नहीं है। दूसरा हमने आपको बताया था कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनकम्प्लीट है, वो सही नहीं है। तीसरा हमने आपको बताया था कि मेज़रमेंट में जो बाह्य परिस्थितियां हैं वो कुछ ना कुछ रोल निभाती हैं, उनकी वजह से कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। चौथा हमने बताया था कि हमारे प्रेक्षक या मनुष्य के आँख की एक मापन की या देखने की एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित सीमा तक ही हम उसको ठीक से देख पाते हैं। तो ये 4 वजह हैं जिनकी वजह से त्रुटि होना संभव है। फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की अपनी खुद की एक न्यूनतम वैल्यू होती है जिसको लीस्ट काउंट कहते हैं, अल्पतमांक। उस अल्पतमांक से कम वैल्यू का वो मेजरमेंट कर ही नहीं सकता। तो एक सबसे बड़ी वजह है कि एक सामान्य स्केल है आपके पास, सेंटीमीटर जो हम साथ में रखते हैं, उसका एक न्यूनतम पैमाना जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। अर्थात 1 मिलीमीटर की उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी, अनिश्चितता रहेगी कि इतनी माप वो ठीक से नहीं कर पाएगा। 1 मिलीमीटर का वो मापन उसमें प्लस या माइनस या आगे पीछे होगा, वो शुद्ध नहीं होगा। इसी को मापन की अनिश्चितता कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी भौतिक राशि का शुद्ध या यथार्थ माप संभव नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट मेजर्ड बाई द मेजरमेंट, इसलिए उसमें अनसर्टेनिटी कहती है। इसी को हम मापन की अनिश्चितता का सिद्धांत का नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। इसी अनिश्चितता को हम आगे मापन में त्रुटि का नाम देते हैं। मतलब यहाँ पे मापन में त्रुटि होती है, उसकी वजह है, आप समझ गए होंगे कि अनिश्चितता, हर मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती रहती है। अर्थात वो मापन कुछ ना कुछ अपने वास्तविक मान से कम या अधिक होगा। अब आगे हम जानेंगे कि सामान्य रूप से त्रुटियों के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि त्रुटियां क्यों होती हैं, उनकी वजह क्या है। तो अनिश्चितताओं को ही हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान में त्रुटि का नाम दे रहे हैं। तो त्रुटियों के प्रकार हम देखते हैं। त्रुटि का पहला प्रकार है सिस्टमैटिक एरर्स, क्रमबद्ध त्रुटि। ये त्रुटि जो है किसी इंस्ट्रूमेंट या हमारे मापन की जो टेक्निक है उसमें कोई ना कोई लैग पॉइंट होता है, ऐसी वजह होती है जिसको हम ठीक से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहे हैं। जैसे सपोज दैट ये त्रुटि जो है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये त्रुटि एक ही दिशा में होती है। या तो हम जब भी मेजरमेंट करते हैं तो एक ही दिशा में होगी, एक ही दिशा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मतलब ये है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जिसको हम ज्ञात करेंगे, नापेंगे, वो वास्तविक मान से या तो वो मान
हर बार ज़्यादा आएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, या तो हर मेजरमेंट उसका जो है वास्तविक मान से कम ही रहेगा। ठीक, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट पे हम मेजरमेंट की जो टेक्निक है, हमारी तकनीक है, हो सकता है उसमें कहीं खामी हो, एक ये वजह हो सकती है, या हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो कि पहले से ही वो उतना जो है पॉजिटिव या निगेटिव एरर रखता हो। तो इसको हम कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध का मतलब ही यहाँ पे है कि उसमें एक क्रम डिसाइड है कि या तो ये पॉजिटिव साइड में होगा या तो ये निगेटिव साइड में होगा, माने एक ही डायरेक्शन में ये त्रुटि बार बार होगी। इस त्रुटि के उत्पन्न होने की दो वजह यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। पहला है मापन सही तरीके से न किया जा रहा हो। सही तरीके का मतलब है कि जो हम मापन की तकनीक यहाँ पे लगा रहे हैं वो तकनीक हमारी सही ना हो, हम सही तरीके से उसमें मापन में ध्यान न दे पा रहे हों। दूसरा है मापन की यथार्थता का अभाव हो, मतलब हम उसकी वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्यूरेसी, उसमें हम उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जितना ज़रूरत है। और तीसरा होता है कि उस उपकरण में पहले से ही कुछ त्रुटि मौजूद हो, पहले से ही उपकरण में कुछ एरर्स ऑलरेडी हो। अब वो एरर्स चाहे उसके स्केल में हो या किसी लिस्ट काउंट एरर हो, ऐसा कोई भी एरर हो सकता है। तो इस वजह से ये क्रमबद्ध त्रुटियों की प्रॉब्लम आती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी वेइंग मशीन, मतलब जिसमें हम वजन करते हैं, उस मशीन में खड़े होते हैं, यदि तो वहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। तीन तरह से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके पहले खड़े होने का तरीका उसमें सही ना हो, ये पहली प्रॉब्लम है, माने मापन सही तरीके से ना किया जा रहा हो। आपको जो थ्योरी है उसमें जिस मेथड से, जिस टेक्निक से जैसे भी खड़े होना है उस वेइंग मशीन में, वेटिंग मशीन में, उसमें आप वेइंग मशीन में आप सही तरीके से नहीं खड़े हैं, तो निश्चित है कि मेजरमेंट में त्रुटि आएगी। दूसरा प्रकार ये है कि मापन जब आप उसकी रीडिंग देख रहे हैं या उसमें जो कुछ भी रीडिंग आ रही है, जो भी आपको वो वेट बता रहा है, वो वेट आपका, आप जो देख रहे हैं वो सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। उसको सीधा यदि देखना है तो आप थोड़ा सा तिरछा होके देख रहे हैं, तो जो सही लाइन हमको दिखनी चाहिए, जो आँख के सामने बिल्कुल सीधे में हो, वो ना दिख करके दाएं और बाएं की कोई लाइन दिख रही है। तो मापन में दूसरा जो है यथार्थता का अभाव हो जाता है। और तीसरा हो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब हम जिस वेइंग मशीन में जिससे हम वजन नाप रहे हैं वो शायद पहले से ही कुछ गलत रीडिंग दे रही हो, अर्थात वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट ना हो, कैलिबर ना हो, कैलिब्रेट ना किया गया हो। ऐसी तीन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो इनको हम क्रमबद्ध त्रुटियों के रूप में। क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार में आप देखें, क्रमबद्ध त्रुटियों को हमने 4 प्रकार में विभाजित किया है, 4 टाइप्स। पहला है यहाँ पे ए नंबर में लिखा है यंत्रीय त्रुटि। यंत्र में जो त्रुटि होती है उसको हम यंत्रीय त्रुटि कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इसमें 3 तरह की त्रुटियां यंत्रीय त्रुटि में शामिल है। यंत्रीय त्रुटि में पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर में जीरो एरर, लीस्ट काउंट एरर और कांस्टेंट एरर। पहले हम इनको तीनों को थोड़ा सा समझ लें कि जीरो एरर क्या है। जैसे बर्नियर पैमाना होता है तो उसमें मुख्य पैमाने का जीरो और वर्नियर पैमाने का जीरो एक सीध में नहीं आ पाता, एक साथ नहीं हो पाता, तो हम उसको शून्यांक त्रुटि कहते हैं। मतलब एक सीधी लाइन में दोनों जीरो नहीं आ पाते, तो शून्यांक त्रुटि हो गई। लिस्ट काउंट त्रुटि में यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक यंत्र के
मापन की सीमा होती है, न्यूनतम मापन की सीमा होती है, जिसको हम अल्पतमांक कहते हैं। कोई भी यंत्र अपने अल्पतमांक से कम का मापन नहीं कर सकता, उसकी न्यूनतम माप ही उसकी अल्पतमांक कहलाती है। इस कारण से जो अल्पतमांक हर इंस्ट्रूमेंट में उसके अल्पतमांक के बराबर त्रुटि मानी जाती है। जैसे एक सामान्य स्केल 1 मिलीमीटर अल्पतमांक का होता है, तो जब हम उस स्केल से कोई भी मापन करेंगे तो 1 मिलीमीटर की त्रुटि उसमें हमेशा मानी जाएगी, कि 1 मिलीमीटर की इसमें हमेशा गलती होने की संभावना है। तो ये दूसरे प्रकार हो गए। तीसरा है कांस्टेंट एरर, नियत त्रुटि। नियत त्रुटि होती है जब हम किसी माप को बार बार करते हैं, किसी राशि का मापन हम बार बार करते हैं और बार बार करने के पश्चात उस राशि में त्रुटि बार बार एक दिशा में उतनी ही त्रुटि आती है, या तो धनात्मक त्रुटि उसमें आ रही हो या तो ऋणात्मक त्रुटि आ रही है। अर्थात जो मान है वास्तविक मान से प्रत्येक मापन में मान जो प्राप्त मान है वो वास्तविक मान से हमेशा या तो कुछ ज़्यादा आ रहा हर बार, या तो हर बार कुछ कम आ रहा। तो ये कहलाती है नियत त्रुटि। तो यंत्रीय त्रुटि के तीनों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसे जैसा हमने इसमें कहा है, एक्सप्लेन किया, आप वैसे इसको नोट कर सकते हैं। इसके बी नंबर पे आए, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। ये सामान्य सी प्रक्रिया है कि बहुत सारे मापन यंत्रों में या प्रेक्षण में बाह्य परिस्थिति, ताप, दाब और आर्द्रता, इन सब का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से उसमें त्रुटि आ जाती है, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि होती है। सी नंबर देखें, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, अपूर्णता की त्रुटि। हमारा यंत्र अपूर्ण है, उसे अपूर्णता की त्रुटि कहते हैं। जैसे सामान्य स्केल जो हम यूज करते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर अंकित है, 2 सेंटीमीटर मार्क है, 3 सेंटीमीटर मार्क है। 3 सेंटीमीटर के बाद 4 ना मार्क करके वहाँ पे 5 मार्क कर दिया गया, 4 वहाँ से हट गया, वहाँ है ही नहीं, 4 की जगह पे 5 है, तो ये उस यंत्र की अपूर्णता कहलाई। तो इसे हम अपूर्णता की त्रुटि कहते हैं। और लास्ट में हमने लिखा है पर्सनल एरर, आपकी स्वतः की त्रुटि या प्रेक्षक की त्रुटि। हम जो मेजरमेंट करते हैं, कई बार हम स्वतः मेजरमेंट करने में गलती करते हैं, उसकी वजह से बार बार, चाहे हम जिस प्रकार की भी गलती करें, उसमें बराबर ध्यान नहीं देते हैं, उसके सिद्धांतों का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, सावधानियों को ध्यान नहीं रखते, तो इस कारण से वो पर्सनल एरर आ जाती है। तो इस तरह से ये त्रुटियों के प्रकार हो गए। ये क्रमबद्ध त्रुटियों के इतने प्रकार हैं जिसको ध्यान रखना है। क्रमबद्ध त्रुटि के बाद जो है 2 और त्रुटियां हैं। दूसरे नंबर की त्रुटि थी रैंडम एरर्स। इसको यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं, इसको नोट कर लें। रैंडम एरर मीन्स यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि अक्सर होती है जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, जब आप रीडिंग निकालते हैं तो हर रीडिंग अलग अलग आती है। कुछ मान पहली रीडिंग में आता है तो दूसरी रीडिंग में वो मान थोड़ा सा बदल जाता है, कुछ कम या अधिक हो जाएगा। तीसरी रीडिंग में फिर वो मान थोड़ा सा कम या अधिक हो जाएगा। तो प्रत्येक प्रेक्षण में जो ये बार बार मान बदल रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं रैंडम एरर। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक प्रेक्षण में जो भी वजह है वो अलग अलग होगी। क्रमबद्ध त्रुटियों में वजह निश्चित थी कि हर बार जो है वजह, वो वजह नहीं बदल रही थी। लेकिन यहाँ पे रैंडम एरर में प्रयोग करते समय हर प्रेक्षण की परिस्थितियाँ कुछ अलग हो जाती हैं, इसलिए प्रत्येक रीडिंग यहाँ पे जो है अलग अलग प्राप्त होती है। जब प्रत्येक रीडिंग अलग अलग प्राप्त होती है तो इसके शुद्ध मान के लिए हम यहाँ पे प्रत्येक रीडिंग का एक औसत या एवरेज मान निकाल लेते हैं, और उस एवरेज मान को फिर हम यहाँ पे शुद्ध मान की तरह, एक्यूरेट वैल्यू की तरह यूज करते हैं। शुद्ध मान आप कैसे निकालते हैं ये आपको पता है कि सभी जो प्रेक्षित मान है उनको हम प्लस कर लेते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, और जितनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उतने नंबर का भाग दे देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ए मीन इक्वल टू A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन AN अपॉन एन लिखा है।
मतलब ये है कि A1 A2 A3 और एंड सो ऑन AN हमारे प्रेक्षित मान है। इनका जो माध्य निकलेगा वो हमारा वास्तविक मान और शुद्ध मान होगा। A1 A2 और A3 ये जो अलग अलग प्रेक्षण मिल रहे हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशन, ये हमारे रैंडम एरर के कारण हैं। तो इसकी वजह कोई भी हो सकती है। प्रयोग करते समय जो वहाँ पे परिस्थितियाँ होती हैं वो हर प्रेक्षण के समय बदलती है, इसलिए ऐसा होता है। और लास्ट में अंत में देखते हैं ग्रास एरर, सकल त्रुटि। ग्रास एरर, सकल त्रुटि, GROSS। ग्रास एरर में या सकल त्रुटि में हम जो अपने केयरलेसनेस का जो दायरा है, लापरवाही का दायरा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके पहले हमने जो पर्सनल एरर दिया था वो भी, तो वो सैद्धांतिक रूप से कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ग्रास एरर में आप जो है जानते बूझते समझते हुए भी आप जान करके गलती कर रहे हैं। आपको रीडिंग लेना है 3.5 और आप ले रहे हैं 3.3 या 3.7, मतलब बिल्कुल केयरलेस तरीके से आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। या जो भी सारी कंडीशंस हैं प्रयोग करने की या प्रेक्षण लेने की, उसको आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जानते तो हैं आप, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इस वजह से जो एरर आ रही है उसको हम ग्रास एरर कहते हैं। तो इतने प्रकार की त्रुटियां होती हैं। तो हमने क्रमबद्ध त्रुटि पहले बताया, सिस्टमैटिक एरर, उसके कई पार्ट बताएं। दूसरे नंबर में ये रैंडम एरर है, यादृच्छिक त्रुटि है, इसके कोई भाग नहीं है। तीसरा ये ग्रास एरर है, इसका भी कोई भाग नहीं है। तो ये सामान्य रूप से त्रुटियों के प्रकार हो गए। धन्यवाद। अब हम यहाँ पर गणना के दृष्टिकोण से त्रुटियों के प्रकार देखेंगे कि जब हम त्रुटियों की गणना करते हैं तो उसमें कितने प्रकार की त्रुटियाँ शामिल की जाती हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। गणना के दृष्टिकोण से त्रुटियाँ 3 प्रकार से निर्धारित की गई हैं। 3 टाइप्स ऑफ द एरर फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन। पहला है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा है आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर, इसे भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। इन तीनों को हम क्रमशः परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि को। प्रेक्षण का वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है, उस अंतर को हम यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि से निर्धारित करते हैं। एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि से निर्धारित करते हैं वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर। वास्तविक मान को हम यहाँ पे शुद्ध मान, यथार्थ मान भी कहते हैं, अर्थात रियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ये सब नाम दिए जाते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर ही निरपेक्ष त्रुटि को दर्शाता है। इसे हम डेल्टा ए से दर्शाते हैं। इस तरह का डेल्टा ए होता है। निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा ए इस तरह से, ए की जगह पे ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, बट ये डेल्टा लगाना आवश्यक है। तो इस डेल्टा ए से दर्शाते हैं। अब यदि हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी फिजिकल वैल्यू के, भौतिक राशि के A1, A2, A3 ये प्रेक्षित मान है, एंड सो ऑन AN प्रेक्षित मान है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू।
अब हमें यहाँ पे शुद्ध मान भी चाहिए, क्योंकि हमें जो अंतर लेना है वो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का लेना है। तो हम यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं ए मीन, माध्य मान। ये माध्य मान ही इस समय यहाँ पे वास्तविक मान का काम करेगा, जहाँ पे वास्तविक मान ज्ञात नहीं होता, दिया नहीं होता। तो ए मीन ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे ए माध्य, A1, A2, इस तरह से जितने भी प्रेक्षित मान हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और इनकी जितनी संख्या होती है प्रेक्षण की उससे भाग दे देते हैं। ये हो जाता है प्रेक्षित मान या यथार्थ मान। कल हमने इसको रैंडम एरर में, अभी इसके पहले हमने इसको रैंडम एरर में बात किया था। तो ये यहाँ पे हमारा शुद्ध मान का काम करता है, वास्तविक मान का ये। तो ये माध्य मान जो है, मीन वैल्यू, यही हमारी यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू और प्योर वैल्यू या रियल वैल्यू का वर्क करेगी। अब हम इसमें त्रुटियां कैसे निकालते हैं? तो प्रेक्षण की पहली त्रुटि, फर्स्ट एरर इन मेजरमेंट, प्रेक्षण की पहली त्रुटि के लिए हम उसको नाम दे देते हैं डेल्टा A1। परिभाषा के अनुसार आप देखिए, प्रेक्षित मान और वास्तविक मान, इन दोनों का अंतर लेना है। तो हम पहले यहाँ पे वास्तविक मान ले लिए, ए मीन, ये हमारी रियल वैल्यू है, और इसमें हम पहला प्रेक्षित मान घटा देंगे, ये अंतर ले लिए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो पहली निरपेक्ष त्रुटि होगी या प्रेक्षण की प्रथम निरपेक्ष त्रुटि होगी। इसी तरह से हम दूसरे निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट। दूसरे प्रेक्षण में कितनी निरपेक्ष त्रुटि हुई? ए मीन माइनस A2, क्योंकि ए मीन हमारा इस समय शुद्ध मान है, इसलिए सबको यहाँ पे वास्तविक मान के रूप में ए मीन हम ले रहे हैं। इस तरह से सारी त्रुटियों को हम निकाल लेंगे। डेल्टा AN लास्ट की है, ये भी ए मीन और AN हो जाएगी। तो इस तरह से प्रत्येक प्रेक्षण की हम यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि की गणना कर लेंगे। हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। अब हम इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो लास्ट में या फाइनल माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माने इनका भी हम माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन, और इसका भी माध्य निकाल लेंगे। तो डेल्टा A1 पहला प्रेक्षण, डेल्टा A2 दूसरा प्रेक्षण, एंड सो ऑन, डेल्टा AN ये अंतिम का प्रेक्षण अपॉन n, या हम इसको कहें 1/n समेसन ऑफ डेल्टा AI वेयर I = 1 to n। तो इस तरह से ये डेल्टा A मीन माने माध्य निरपेक्ष त्रुटि की गणना कर लेते हैं। इसे ध्यान रखना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है इन सारे पॉइंट्स का, क्योंकि इसके 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल, जिसमें पूरी ये मेथड हमें अप्लाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये पूरी वर्किंग प्रोसेस जो है इस एरर मेजरमेंट की ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम दूसरे और तीसरे को जल्दी से समझ लें। दूसरी है आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। इसकी परिभाषा होती है या इसकी गणना होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात से। अर्थात इसकी परिभाषा हुई माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात उस भौतिक राशि की आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर
and real value is called the relative error. इस रिलेटिव एरर या अपेक्षित त्रुटि को दर्शाने का कोई संकेत नहीं है, आप आवश्यकता अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे ये सूत्र लिखा हुआ है अपेक्षित त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, या रिलेटिव एरर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल आर मीन वैल्यू, बस इसी फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये हो गई अपेक्षित त्रुटि। तो मेन काम जो है, महत्वपूर्ण काम होता है निरपेक्ष त्रुटि का निर्धारण या गणना या समझना। इसके बाद अपेक्षित त्रुटि हो गई, और लास्ट में अब हम देख लें इसी प्रकार से प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर को। इसे परिभाषित करने के लिए प्रतिशत त्रुटि को, अपेक्षित त्रुटि को आप प्रतिशत में व्यक्त कर दें। माने अपेक्षित त्रुटि का जो मान है उसमें आप 100 मल्टीप्लाई कर दें। इफ़ यू मल्टीप्लाई 100 इन रिलेटिव एरर देन इट विल बी बिकम अ परसेंटेज एरर। यदि अपेक्षित त्रुटि में 100 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाती है, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है। अपेक्षित त्रुटि हम कैसे निकाले थे? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए हमने ये फार्मूला ऊपर लिख रखा है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, माने माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, और इसमें जब हम 100 का गुणा करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे परसेंटेज एरर में आ जाएगी। यानी यहाँ पे ये भिन्नात्मक त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि या परसेंटेज एरर, इन दोनों त्रुटियों का आधार जो है सब कुछ है वो निरपेक्ष त्रुटि है। इसलिए इस निरपेक्ष त्रुटि को ध्यान से समझना या उसकी पूरी प्रोसेस प्रक्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है, जो अभी हमने आपको बताया। तो इस तरह से त्रुटियों के प्रकार होते हैं। अब यहाँ से इतना त्रुटियों के प्रकार जानने के बाद हम आगे त्रुटियों के संयोजन पर आगे देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए धन्यवाद यहाँ तक के लिए।